नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आधा चुनाव खत्म हो चुका है देश में और किस कैंप में तनाव है ये आप देख रहे होंगे। 284 सीटों पर फैसला हो गया। पब्लिक ने अपना मत सुना दिया है, बटन दबा दिया है और अभी तक के ट्रेंड के मुताबिक थर्ड फेज में 61% से ज्यादा वोटिंग हुई है और सबसे ज्यादा 75% वोट पड़े हैं असम में। बंगाल और गोवा में 74% वोटिंग हुई है। बिहार, यूपी और गुजरात में सिर्फ 57%, मध्य प्रदेश में 63%, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में 67% वोट पड़े। तीसरे फेज में सबसे कम वोटिंग हुई है तो महाराष्ट्र में हुई है, सिर्फ 54% वोटिंग हुई। अब वोटिंग का ये ट्रेंड क्या इशारा दे रहा है? नरेंद्र मोदी कितने कॉन्फिडेंट हैं और क्या राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है? चुनाव कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, यह पता चल जाता है कुछ कुछ बॉडी लैंग्वेज से, नेताओं की स्पीच से। राहुल गांधी ने मोदी को हराने के लिए क्या क्या खेल खेले और हर खेल में कैसे फेल हुए। इस वक्त प्रधानमंत्री पब्लिक के बीच जब जा रहे हैं तो क्या नंबर बता रहे हैं? कुछ बात साफ सुनिए और कुछ बात इस रिपोर्ट से इशारों में समझिए। मोदी 400 सीटें क्यों मांग रहा है, ये भी देश को जानना बहुत जरूरी है। मोदी को 400 सीटें ही क्यों चाहिए? 272 नहीं, 300 नहीं, 350 नहीं, 400 ही क्यों चाहिए? मोदी ने बीच चुनाव बताया है, पहली बार बताया है, ऑन कैमरा पब्लिक के बीच, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 6 बार समझाया है। मोदी को 400 सीटें चाहिए, 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 मोदी को 400 सीटें चाहिए। मोदी ने 400 सीटों के पीछे का कौन सा रहस्य बताया है? 400 सीटें दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मोदी ने क्या इशारा दिया है? 24 में 400 से एक सीट भी कम, देश में कौन सा भूकंप लेकर आएगा? मोदी ने अभी से क्या चेताया है? मोदी को सुनने से पहले आपको मोदी विरोधियों की, खासकर राहुल गांधी की टाइमलाइन पर जाना होगा। राहुल इन दिनों जिस भी लोकेशन पर जा रहे हैं, हाथ में यही संविधान दिखा रहे हैं। हर जगह राहुल एक ही टेप बजा रहे हैं कि अगर मोदी को 400 आ गए तो संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। और ऐसा करके राहुल गांधी एक खास वर्ग के वोटर्स यानी मुसलमानों को भी रिझा रहे हैं और हिंदुओं के वोट में भी सेंधमारी करके 24 में सरकार बनाने की फिराक में है। अब आप सोचेंगे राहुल ये कैसे कर रहे हैं, राहुल किस प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं? तो इसका जवाब इन 7 शब्दों में है, पढ़ लीजिए। ये 7 शब्द गांधी परिवार के सबसे करीबी नेता के चाहने वालों ने दिया है। 24 में वोट जिहाद की धमकी दी है। अब मोदी ने भी कांग्रेस की वोट जिहाद वाली इस स्ट्रैटेजी की पोल खोल दी है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। सवाल है कि राहुल गांधी की, राहुल की पार्टी की, इंडी अलायंस की यह वोट जिहाद वाली स्ट्रैटेजी है क्या? और क्या मोदी को 400 से रोकने के लिए ही विरोधी खेमा वोट जिहाद वाली थ्योरी लेकर आया है? इसका एक जवाब आपको पहले, दूसरे और तीसरे फेज के वोटिंग पैटर्न में मिलेगा। तीनों ही फेज में मुस्लिम वर्ग के मतदाता भारी संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंचे। सुबह सुबह लाइन लगाकर खड़े हो गए। मोदी के वोटर्स थोड़े पीछे रह गए। और यही राहुल गांधी एंड कंपनी की 24 वाली पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। हिंदू और मुसलमानों को बांटने की फुल ऑन कोशिशें इंडी अलायंस वालों की तरफ से हो रही हैं। सवाल है कि मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में करके वोट बटोरने वाली इंडी गुट की यह कौन सी थ्योरी है? तो पहले इसका जवाब देखिए। भारत में करीब 14.2% मुस्लिम आबादी है। वोट जिहाद करके मोदी के विरोधी सारे मुसलमानों का एकमुश्त वोट चाहते हैं। इसके अलावा मोदी को 400 पार जाने से रोकने के लिए राहुल और राहुल के साथियों को सिर्फ 24 से 25% हिंदुओं का वोट तोड़ना है। अगर 24% हिंदू और 14% मुस्लिम इंडी गुट के साथ गए तो 24 में आंकड़ा हो जाएगा 38% वोट। ध्यान रहे 2019 में एनडीए ने भी करीब 38% वोट के साथ सरकार बनाई थी।
यानी 24 में मोदी को हटाने के लिए राहुल को हर 100 में से 99 मुसलमानों के वोट चाहिए, हर 100 में से 24 हिंदुओं का वोट चाहिए। और इसीलिए वोट जिहाद वाली थ्योरी लाई गई है। वोट जिहाद करके सबको इकट्ठा करके मोदी को हराने की साजिश रची गई है। पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। सोचिए कांग्रेस किस स्तर पर उतर आई है। मोदी ने विरोधी इकोसिस्टम के जिस वोट जिहाद की पोल खोली है, अब उसके सबूत भी कैमरे पर आने लगे हैं। इसका एक सैंपल पुणे से आया है, जहां जमीयत उलेमाए हिंद ने कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के इंडी अलायंस के उम्मीदवारों को वोट देने का फतवा जारी कर दिया है। कुल जमाती तंजीम ने यह फैसला किया है कि पूना शहर और जवार और अतलाफ के 4 कैंडिडेट्स की हिमायत की जाए, जिसमें पूना शहर से जनाब रविंद्र धंगेकर, जिनकी निशानी हाथ का पंजा है, उनकी हम हिमायत करते हैं। इसी तरीके से शिरूर कॉन्स्टिट्यूंसी से जनाब अमोल कोल्हे साहब को की हम हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल तुतारी है। इसी तरीके से बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी से हम मोहतरमा सुप्रिया सुले की हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल तुतारी है। और इसी तरीके से मावल कॉन्स्टिट्यूंसी से मोहतरम जनाब संजोग वाघेरे की हिमायत करते हैं, जिनका सिंबल मशाल है। इन तमाम 4 कैंडिडेट्स की हम हिमायत करते हैं और तमाम भाइयों से अपील करते हैं कि इन 4 उम्मीदवारों की भरपूर हिमायत करें और इस बात का ख्याल रखें कि तुतारी की निशानी, मशाल की निशानी और हाथ के पंजे की निशानी, इन बातों के अपने घर वालों को, अपने दोस्त अहबाबों को आप साफ तौर से वाज़ेह तौर पर बता दें। यानी मोदी को हराने के लिए कांग्रेस और इंडी अलायंस ने मुसलमानों को अपने पाले में कर लिया है। पहले 3 राउंड की वोटिंग में मुस्लिम वोटर्स की भीड़ और वोटर टर्नआउट भी यही संकेत दे रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स मोदी विरोधियों के बिछाए जाल में फंसते जा रहे हैं। मोदी बार बार समझा रहे हैं, मुसलमानों को आत्ममंथन करने को कह रहे हैं, लेकिन वो अपना फ्यूचर उस इंडी अलायंस के भरोसे छोड़ रहे हैं, जिनका खुद का भविष्य खतरे में है। कांग्रेस और इंडी अलायंस मतलब कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी, इनके लिए सीधे मस्जिदों से वोट मांगे जा रहे हैं। और मैं आपको अभी वीडियो आपको चाहिए तो अभी दे देता हूं, आप दिखाइए वो वीडियो। और सीधे सीधे मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय को बुलाकर कैंडिडेट का नाम लेकर इनको वोट देने का तय हुआ है, आप इनको वोट दीजिए, यह कहा जा रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं, अब तो कैमरे पर आकर यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक इंडी अलायंस के इस वोट जिहाद को, इस फर्जीवाड़े को खुलकर डिफेंड किया जा रहा है। और ऐसा करने वाले भी इन पार्टियों के नेता ही हैं। किसको वोट देना, किसको वोट नहीं देना, किसको वोट देने की अपील करना, ये उनकी अपनी राय है। अगर कोई सामाजिक संगठन अपील करता है तो वो ये उनकी राय है और उन्होंने देश की परिस्थिति को देख के अपने हिसाब से लिया गया निर्णय होगा, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो अगर एक मौलाना जाके कहता है कि मुसलमानों वोट दो, कोई भिक्खू जाके कहता है कि दलितों वोट दो, तो उसमें क्या गलत करता है? चंद्रचूड़ भी वही कहता है, मौलाना भी वही कहता है, भिक्खू भी वही कहता है, अमिताभ बच्चन भी वही कहता है, सचिन तेंदुलकर भी वही कहता है। वो कह रहे वोट जिहाद, वोट जिहाद। तो ये ना, यही है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, इंडी वाले तो हिंदुओं का वोट तोड़ने के लिए भी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कांग्रेस वाले तरह तरह के पोस्टर्स फैला रहे हैं। राहुल खुद को संविधान का रक्षक बताकर
नॉनस्टॉप माहौल बना रहे हैं। देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी। सोनिया गांधी भी वीडियो रिलीज करके वही संविधान और लोकतंत्र खतरे में है वाला पुरानी स्क्रिप्ट घुमा रहे हैं। भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है। राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये जो किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। विपक्ष का सिंगल पॉइंट एजेंडा ही है कि किसी तरह मोदी पर यह चिपका दो कि वो संविधान खत्म करना चाहते हैं। राहुल और राहुल की पार्टी का हिडन एजेंडा ही यही है कि किसी तरह मोदी को आरक्षण का विरोधी बता दो। मोदी की दरियादिली में राहुल की पार्टी दादागिरी ढूंढती है, कांग्रेस के लिए वोट मांगती है। चोरी, डकैती, लूट और झूठ, इस तरह के शब्दों के आगे कांग्रेस मोदी का नाम अपने यूट्यूब अकाउंट पर चिपकाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता बेसिर पैर की बातें करते हैं। सुबह शाम उठते बैठते मोदी को टारगेट करते हैं। बीच चुनाव मोदी पर पॉलिटिकल अटैक की यह एक्सरसाइज अचानक नहीं हुई। इसकी तो काफी लंबी एडवांस प्लानिंग की गई, पूरी तैयारी की गई। महीने डेढ़ महीने नहीं, 2 साल पहले से साजिश रची गई। मोदी ने खुद ये बातें कही हैं। लोग पिछले 2 साल से एक बड़ी साजिश में जुटे हैं। ये जो कांग्रेस से निकल के आए बोले, मैं इन्हीं की बात बता रहा हूं जी। कांग्रेस में चर्चा हुई है कि मोदी को भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं सकते। कितना ही चौकीदार चोर बोलो, कोई मानने को तैयार नहीं है। मोदी को देश की सुरक्षा के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है। विदेश नीति की सफलता को देखते हुए उस पर भी बोलती बंद हो जाती है और कहते हैं कि जब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, हर मुद्दा मोदी के पक्ष में है, तो मोदी को हराना बड़ा मुश्किल है। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं। और इसलिए कांग्रेस ने तय किया कि मोदी को झूठे आरोप में फंसाओ, अफवाह फैलाओ। और इसलिए आजकल संविधान को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। इसलिए लोग देश में आग लगाने की बातें कर रहे हैं। संविधान और आरक्षण के नाम पर मोदी ने विपक्ष की जिस साजिश की बात की, उसके सबूत राहुल के यूट्यूब अकाउंट पर अपलोड हुए इस वीडियो में भी हैं, जहां राहुल कास्ट सेंसस से बराबरी और भागीदारी की बात करते हैं, मगर आईआईटी के एग्जाम्स में भी अपर कास्ट और दलित वाला कार्ड खेलकर लोगों को गुमराह करते हैं। सच तो यह है कि 24 में राहुल का खुद का कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा है। वो तो पैनिक में आ चुके हैं। इसीलिए जो मन में आ रहा है कहे जा रहे हैं। संविधान, आरक्षण, आरक्षण, संविधान, यही लिखे जा रहे हैं। वैसे जो राहुल ये कह रहे हैं कि मोदी आ गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान से छेड़छाड़ कर देंगे, लगता है उन राहुल ने अपने पार्टनर लालू यादव को नहीं सुना। वो तो अब खुलकर धर्म के आधार पर मुस्लिम वर्ग को आरक्षण दिए जाने की वकालत कर चुके हैं। कैमरे पर ही राहुल के हिडन एजेंडे की पोल खोल चुके हैं। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। मोदी ने लालू यादव के इस बयान को कैच कर लिया है और 4 जून से पहले ही इंडी वालों को आउट कर दिया है। आज इनके एक बड़े साथी ने
इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। अभी अभी कहा है, पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। और ये कांग्रेस वाले और उनके सारे चट्टे बट्टे, जरा कान खोल के सुन लो। जब तक मोदी जिंदा है, नकली सेकुलरिज्म के नाम पर, सूडो सेकुलरिज्म के नाम पर भारत की पहचान मिटाने की कोई भी कोशिश मोदी सफल नहीं होने देगा। मोदी संविधान और आरक्षण पर विरोधियों के बिछाए जाल से सावधान रहने की सलाह भी दे रहे हैं और उनके डेंजरस प्लान को एक्सपोज कर रहे हैं। विपक्ष का एक ऐसा ही खतरनाक इरादा राम मंदिर को लेकर भी है। तीसरे चरण की वोटिंग वाले दिन समाजवादी पार्टी के नेता राम मंदिर को बेकार बताते हैं तो राहुल एक स्टेप आगे वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। कुछ घंटों पहले ही कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अगर वो 24 में आ गए तो सुपर पावर कमीशन बनाकर राम मंदिर का फैसला पलट देंगे। और मोदी अब ये बात उन हिंदुओं तक पहुंचा चुके हैं जो पोलिंग बूथ तक आने से कतरा रहे हैं, जो हिंदुत्व के नाम पर एकजुट नहीं हो पा रहे। एक पुराने कांग्रेसी नेता ने जो 20-25 साल कांग्रेस में रहे, जिन्होंने कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़ी है, उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि जब कोर्ट से राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया था तो शहजादे ने खास लोगों की एक मीटिंग बुलाई थी। शहजादे ने कहा था कि कांग्रेस सरकार आएगी तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट देंगे। आज ही इंडी गठबंधन के एक और नेता ने कहा है कि राम मंदिर तो बेकार है। बताइए। विपक्ष के इसी प्रोपेगेंडा और हिडन एजेंडा के खिलाफ मोदी ने तीसरे फेज में वोटर्स से 93 में से मैक्सिमम सीटें मांगी। सवाल है कि अगर मोदी इस फेज की सबसे ज्यादा सीटें जीत लेते हैं तो भी 24 में 400 पार जाना मोदी के लिए क्यों जरूरी है? मोदी 400 लाकर क्या करना चाहते हैं? विपक्ष की किस साजिश पर फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं? खुद मोदी बता रहे हैं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस देश की खाली जमीन, खाली द्वीप, आइलैंड्स दूसरे देशों को गिफ्ट न कर दे, सौंप न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से उनको जो आरक्षण मिला है ना, बाबा साहब आंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, ये वोट बैंक के लिए उसमें डाका न डाले, इसलिए 400 सीट चाहिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात ओबीसी घोषित न कर दे और ओबीसी का जो कोटा है
उसमें डाका न डाले, इसलिए मुझे 400 सीट चाहिए। मोदी को 400 सीटें क्यों आनी चाहिए, यह तो उन्होंने बता दिया, मगर क्या थर्ड राउंड की वोटिंग के बाद 400 पार जाने के संकेत मिल रहे हैं? 2019 में थर्ड फेज की इन 93 सीटों में से बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी। इनमें से 60 सीटों पर बीजेपी की जीत का मार्जिन 50% वोटों से ज्यादा था। 28 सीटें ऐसी थी जहां जीत का मार्जिन 2 लाख से ज्यादा वोटों का था। एनडीए की बात करें तो 2019 में एनडीए को इन 93 सीटों में से 78 सीटें मिली थी। इंडी अलायंस को 12 सीटें मिली थी। 93 में से 60 सीटें गुजरात, एमपी, यूपी और कर्नाटक की हैं। 2019 में इन चारों राज्यों में मोदी को बम्पर सीटें मिली थीं। मगर क्या इस बार मोदी 71 से आगे जाएंगे, 80 तक पहुंचेंगे या उससे भी ज्यादा हासिल कर लेंगे? तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीटों पर 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। यह खतरे की घंटी है या गुड न्यूज है? मोदी ने खुद एनालिसिस कर लिया है, अपना फाइनल फिगर भी दे दिया है और इंडी अलायंस वालों को भी स्कोर लीक कर दिया है। तीसरे चरण के मतदान ने ये साफ कर दिया है कि 4 जून को इंडी अघाड़ी की एक्सपायरी डेट तय हो गई है।